नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। अब हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या देखेंगे। हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिंदु क्या होता है, ठीक। बिंदु को दर्शाने के लिए हमें समतल की जरूरत पड़ेगी, तो हम अपना कार्टेशियन प्लेन भी देखेंगे, ठीक है। उसमें कैसे दर्शाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारे पास पॉइंट आ जाएगा तो बिंदु आते ही बिंदु का क्या आएगा, बिंदु पथ आएगा। बिंदु पथ यानी लोकस आएगा। तो लोकस से फिर हमारे पास अलग अलग शेप आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे बिंदु के बाद हमारी सरल रेखा आ जाएगी। सरल रेखा के बाद हमारा सर्कल आ जाएगा। सर्कल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा। हाइपर पैराबोला आ जाएगा और इलिप्स आ जाएगा। ये सारे क्या होते हैं, किसी भी बिंदु के एक फिक्स प्रतिबंध के साथ क्या होते हैं, बिंदु के बिंदु पथ होते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, बिंदु पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। तो ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में मोटा मोटी ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पॉइंट से, ठीक है। पॉइंट को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, एक समतल चाहिए। सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, पॉइंट कुछ नहीं होता, एक स्थिति को दर्शाने के लिए चिन्ह होता है। क्या होता है, स्थिति यानी लोकेशन। किसमें, कोई भी समतल में, प्लेन में। समतल में क्या दर्शाएगा, बिंदु सिर्फ एक स्थिति दर्शाएगा, जिसकी अपने ना तो क्या होती है पॉइंट की कोई ऊंचाई होती है, ना ही कोई लेंथ यानी चौड़ाई लंबाई होती है, ठीक है। सिर्फ ये क्या है, एक चिन्ह है। चिन्ह की तरह काम करता है, ये एक स्थिति को बताएगा। अब किस में बताएगा, समतल में बताएगा, ठीक है। जैसे हम हमारे घर पे किसी का एड्रेस बताते हैं कि यहाँ से इधर आ जाना, यहाँ से इधर आ जाना, ये हमारा घर है। उसी प्रकार बिंदु में, समतल क्या हमें क्या करेगा, बिंदु कोई स्थिति बताएगा। कैसे बताएगा वो हम अभी देखते हैं। तो बिंदु को समतल में दर्शाने के लिए पहले हमें कार्टेशियन प्लेन पढ़ना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है, और एक उसके क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ये फिर हमारे लिए क्या काम करते हैं, रेफरेंस का काम करते हैं। देखो बिना इनके समतल में कोई भी बिंदु है, देखो आपके पास ना एक्स एक्स है ना ये वाई एक्स है, तो ये यहाँ पे बिंदु है, तो हम इसमें कुछ नहीं बता सकते कि क्या ये बिंदु कहाँ से क्या है ना। तो जब तक हमारे पास समतल नहीं आएगा, समतल हमारे पास आया उसमें हमने क्या किया, दो एक्सेस बनाई, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा हमारी क्या कहलाती है, एक्स एक्स कहलाती है, और ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी क्या कहलाती है, वाई एक्स कहलाती है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वो हमारा क्या बन जाएगा, ओरिजिन यानी मूल बिंदु बन जाएगा। अब ये तीनों चीजें हमारे लिए किसके काम करेंगी, रेफरेंस की तरह काम करेंगी। अब कोई भी पॉइंट होगा समतल में हमने दर्शाया, तो इसके पास, अब बिंदु के पास क्या होंगी, दो चीजें होंगी। क्या होंगी, एक तो इसकी एक्स एक्स से लंबवत दूरी होगी, और दूसरा वाई एक्सेस से लंबवत दूरी होगी। या दूसरा हम बोल दें कि हमें, अब हम क्या है, हर बार ओरिजिन पे खड़े रहेंगे। हमें क्या करना है, हमें इस पे पहुंचना है। तो हम या तो इन एक्सेस पे चल सकते हैं या इनके समांतर चल सकते हैं। हम ऐसे चल के नहीं जा सकते, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए अब क्या चीज़ें नॉन है। कोई भी बंदे को, किसी को भी, ये सबके लिए क्या है, एक रेफरेंस की तरह काम करेंगी, सबके लिए कॉमन है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब आती है हर कोई क्या करेगा, ऐसे ड्रॉ करेगा, है ना। तो इसके लिए अगर हमें बिंदु तक पहुंचना है मूल बिंदु से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। पहले एक्स एक्स पे चले, फिर हमें पता चला इसकी, यहाँ से फिर क्या करेंगे, वाई एक्सेस के पैरेलल चलेंगे। तो हमने क्या किया, कुछ दूरी एक्स एक्स पे ट्रेवल की और कुछ दूरी वाई एक्सेस के समांतर दूरी तय की। या फिर हम क्या बोल दें कि हम चलेंगे, पहले वाई एक्सेस पे चले जाएंगे, फिर यहाँ से टर्न लेके हम बिंदु पे पहुंच जाएंगे। तो इस पर तक पहुंचने के लिए हमें मेनली क्या करनी पड़ रही है, दो दूरियां तय करनी पड़ रही है, जिन्हें हम एक साथ कंबाइंड रूप में क्या बोल सकते हैं। एक तो हमें एक्स एक्स के लंबवत दूरी चलनी पड़ेगी, जिसे हम आगे चल के क्या बोलेंगे, इस बिंदु का जो क्या बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्स के तो लंबवत है, लेकिन समांतर किसके है, वाई एक्सेस के, इसलिए ये इस बिंदु का क्या बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। इसी प्रकार इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक रेखा में एक्स एक्स पर बोल दो या फिर एक्स एक्स के समांतर चलनी पड़ेगी, यानी वाई एक्स से लंबवत दूरी होगी, जो कि हमारी क्या बन जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट। तो कुल मिला के हमें किसी भी बिंदु है उस तक पहुंचने के लिए हमें दो दूरियां तय करनी पड़ेंगी। एक एक्स एक्स के समांतर दूरी तय करनी पड़ेगी, और दूसरी वाई एक्सेस के समांतर दूरी तय करनी पड़ेगी। एक्स एक्स के जो समांतर दूरी है उसको हम क्या बोल सकते हैं,
वाई एक्स के लंबवत दूरी भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार वाई एक्स के समांतर दूरी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्स के लंबवत दूरी बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी हम दूरी की बात करेंगे तो हम लंबवत की बात करेंगे, इसलिए हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि एक्स एक्स के समांतर है वो वाई एक्स एक्स के क्या रहेगा, हमेशा लंबवत रहेगा, क्योंकि दोनों एक्सेस एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो ये जो एक्स एक्स के लंबवत वाई एक्स एक्स के जो लंबवत दूरी है ये आगे चल के इस बिंदु का क्या बन जाएगा, एक्स निर्देशांक बन जाएगा, एक्स निर्देशांक बन जाएगा। इसी प्रकार एक्स एक्स के जो लंबवत दूरी है वो क्या बनेगी, इस बिंदु का वाई निर्देशांक बनेगा। इसका मतलब पॉइंट होता है उसके पास दो जानकारी होती है, एक उसके पास क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा इसके पास क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब हम देखें कि किसी भी कोऑर्डिनेट में दो चीजें होती है, एक तो उसमें क्या होती है, वैल्यू होती है यानी उसका मान होता है, और साथ में एक क्या आएगा, चिन्ह भी आएगा, है ना, चिन्ह भी आएगा। तो इसका देखो ये चिन्ह की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मान लो से अगर यहाँ पे भी कोई बिंदु होता है, ठीक है, अगर उसकी भी ये दूरी है वाई एक्स से लंबवत दूरी, और इसकी भी ये दोनों दूरियां क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसी प्रकार ये दूरियां भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो दोनों बिंदु के एक तरीके से अगर ये दूरी मान लेते ए है, ये भी ए ले रहे हैं और ये भी है तो ये भी ले रहे हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स एक्स से लंबवत दूरी जो कि बी सॉरी वाई एक्स से लंबवत दूरी तो ए हो जाएगी, और वाई एक्स एक्स से लंबवत दूरी बी क्या हो जाएगा, इसका वाई निर्देशांक हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी देखेंगे तो एक्स एक्स से लंबवत दूरी वाई एक्स से लंबवत दूरी ए बी, तो हम देखेंगे बिंदुओं के क्या हो गए, निर्देशांक समान हो गए, जबकि बिंदु समान नहीं है लेकिन उनकी एक्स एक्स और वाई एक्स से लंबवत दूरियां क्या है, समान है। तो इसको फिर क्या है कि इनको आप एक दूसरे से अलग करने के लिए आगे हम क्या लेके, चिन्ह लेके आए, साइन लेके आए। अब क्या हुआ कि हमने, इसलिए क्या होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट के पास दो चीजें होंगी, एक वैल्यू होगा और एक चिन्ह होगा, है ना। बिना चिन्ह के हमारे पास ऐसे दो अलग अलग पॉइंट भी मिल जाएंगे जिनके लिए एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या हो, बराबर हो। तो निर्देशांक के पास एक तो वैल्यू होगी और एक चिन्ह होगा। चिन्ह हमारा कैसे आया कि हमने जैसे ही हमने एक्स एक्स और वाई एक्स बनाई, हमारा क्या हुआ, पूरा प्लेन चार पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इसे हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, ये हमारा सेकंड चतुर्थांश, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश। पूरे प्लेन को हमने, समतल को क्या किया, चार चतुर्थांशों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इधर हमारी एक्स एक्स है, इधर वाई एक्स, वाई एक्सेस के जो दाईं ओर है वहां पे सारे एक्स क्या रहने वाले, प्लस रहने वाले, ठीक है। एक्स निर्देशांक वाई एक्सेस के जो भी राइट साइड में होंगे वहां पे एक्स निर्देशांक क्या होगा, प्लस होगा, वाई निर्देशांक के दाईं साइड होगा वहां पे वाई एक्स निर्देशांक माइनस होगा। यानी मूल बिंदु के अगर हम दाईं साइड जाएंगे तो ये सारी दूरियां क्या लेंगे, हम प्लस में लेंगे, और इधर की सारी दूरियां क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। इसी प्रकार एक्स एक्स के अगर हम ऊपर देखेंगे तो उसमें क्या लेना है, हमें प्लस लेना है, और अगर वो बिंदु एक्स एक्स के नीचे तो उस केस में वाई निर्देशांक क्या आएगा, माइनस, यानी मूल बिंदु के ऊपर वाई निर्देशांक, ऊपर अगर है बिंदु तो उसका वाई निर्देशांक प्लस आएगा, एक्सेस के नीचे यानी मूल बिंदु से नीचे की ओर जा रहे हैं तो वहां पे वाई निर्देशांक क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कुल मिला के अगर ओ ये हमारा मूल बिंदु है, ये वाई है, तो यहाँ पे हमें प्लस लेना है, इसको माइनस लेना है, इसको माइनस, और इस सॉरी इसको प्लस और इसको माइनस। इसका मतलब इसमें अगर कोई बिंदु हुआ तो उसके लिए एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे, क्योंकि ये जहाँ पे रेखा को काट रहे हैं वहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्लस साइन ले रहे हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ पे कोई बिंदु हुआ तो उसके लिए क्या होगा, हमारा वाई निर्देशांक, तो देखो वाई एक्सेस के तो एक्स एक्स के ऊपर है तो वाई निर्देशांक तो क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन वाई एक्सेस के कहाँ पे है, बाईं ओर है, बाईं ओर पे एक्स क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इसी प्रकार इस कोऑर्डिनेट में देखना हो तो इस कोऑर्डिनेट में वाई एक्सेस के कहाँ है, बाईं ओर है तो एक्स निर्देशांक माइनस। इसी प्रकार एक्स एक्स के क्या है, नीचे की ओर, तो वहाँ पे भी वाई निर्देशांक माइनस। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में हम क्या देखेंगे कि हम वाई एक्सेस के दाईं ओर है तो वहाँ पे तो एक्स क्या है, प्लस है, लेकिन एक्सेस के नीचे वाई क्या है, माइनस है। ऐसे फिर हम क्या यूज करेंगे, चिन्ह यूज करेंगे। तो अब हमारे पास हमें समझ में आ गया कार्तिकीय तल में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए उसके पास दो निर्देशांक होंगे, एक एक्स निर्देशांक और दूसरा वाई निर्देशांक।
एक्स निर्देशांक हमें इस निर्देशांक के पास फिर दो चीजें होंगी, एक तो इसके पास क्या होगी, वैल्यू होगी, और दूसरा इसके पास क्या होगा, चिन्ह। चिन्ह हमें क्या बताएगा, चतुर्थांश बताएगा कि आपको कौन से चतुर्थांश में बिंदु बनाना है। वैल्यू हमें क्या बताएगी, अगर हम बात करें एक्स कोऑर्डिनेट की तो ये हमें क्या बताएगी, वाई एक्स से परपेंडिकुलर दूरी। इसी प्रकार वाई निर्देशांक में भी दोनों चीजें होंगी, वैल्यू, वैल्यू मतलब वो परिणाम क्या बताएगा, वाई एक्स से लंबवत, सॉरी एक्स एक्स से लंबवत दूरी। इसी प्रकार जो साइन होगा वो हमारी किस में मदद करेगा, ये चतुर्थांश आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समतल अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कार्तिकीय तल की बात कर रहे हैं, तो दो एक्सेस होंगी, एक क्षैतिज रेखा होगी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटेंगी। जहाँ काटेंगी वो हमारा मूल बिंदु। क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी, एक्स एक्स कहलाएगी। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाएगी, वाई एक्स कहलाएगी। एक्स एक्स के ऊपर जो वाई निर्देशांक होगा वो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। एक्स एक्स के नीचे जो बिंदु है उनके वाई निर्देशांक माइनस लेंगे। वाई एक्सेस के दाईं ओर जो बिंदु है उनके एक्स निर्देशांक प्लस लेंगे, वाई निर्देशांक के बाईं ओर वाले निर्देशांक माइनस लेंगे। तो इस प्रकार इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे उनके दोनों निर्देशांक प्लस प्लस आएंगे। इसमें एक्स निर्देशांक माइनस और वाई निर्देशांक प्लस, इसमें दोनों निर्देशांक माइनस, इसमें एक्स प्लस वाई माइनस। अब चिन्ह की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी, क्योंकि लंबवत दूरी, ऐसे हमने दो बिंदु भी मिल सकते हैं जिनकी दोनों रेखाओं से लंबवत दूरियां बराबर हो, लेकिन वो अलग अलग चतुर्थांश में हो, इसलिए हमें चिन्ह की जरूरत पड़ी। ठीक है, और जो इनके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक होंगे उनके परिणाम है वो क्या बताएंगे, हमें लंबवत दूरियां बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने अभी देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम आगे चल के क्या बोल सकते हैं, किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक है उसे हम क्या बोलेंगे, भुज भी बोलते हैं। इसी प्रकार वाई निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, हम कोटि भी बोलते हैं। दूसरी चीज कि एक्स एक्स पे कोई भी बिंदु होगा, है ना, उनकी सबकी एक्स एक्स से लंबवत दूरी क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। एक्स एक्स से लंबवत दूरी बोले तो वाई निर्देशांक, इसका मतलब एक्स एक्स पर सभी बिंदुओं के लिए क्या होगा, वाई निर्देशांक उनका क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वाई निर्देशांक क्या होता है, एक्स एक्स से लंबवत दूरी होती है, और जब बिंदु ही एक्स एक्स पे है तो उसकी लंबवत दूरी जीरो हो गई, इसलिए वाई बराबर जीरो। और यही आगे चल के हमारी क्या बन जाएगी, एक्स, अगर जब हम रेखा पढ़ेंगे तो ये एक्स एक्स की रेखा की क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स अपने में एक सरल रेखा भी है, तो ये एक्स एक्स की सरल रेखा की समीकरण भी बन जाएगी। इसी प्रकार अगर हम वाई एक्स पर देखें तो वाई एक्स पर जो जितने भी बिंदु होंगे उनकी वाई एक्स से लंबवत दूरी क्या होने वाली है, जीरो। किसी भी बिंदु वाई एक्स से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, उसका एक्स निर्देशांक, जो कि सभी के लिए क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यानी अगर हम एक्स एक्स पे कोई बिंदु देख रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आएगा, ए कोमा जीरो की फॉर्म में। इसी प्रकार वाई एक्स के पर अगर हम कोई बिंदु देख रहे हैं वो किस फॉर्म में आएगा, जीरो कोमा बी में। इसी प्रकार अगर हमारा मूल बिंदु है तो उसकी दोनों रेखाओं पर स्थित है, तो दोनों से लंबवत दूरी जीरो जीरो है, इसलिए उसका निर्देशांक क्या बन जाएगा, जीरो कोमा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी बिंदु के पास दो निर्देशांक होंगे, एक एक्स निर्देशांक होगा, एक्स निर्देशांक क्या बताएगा कि उस बिंदु तक चलने के लिए हमें एक्स एक्स पे कितना चलना है, या फिर वाई एक्स से लंबवत दूरी। वाई निर्देशांक हमें क्या बताएगा कि मूल बिंदु से उस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें वाई एक्स पे कितना चलना है, जो कि क्या बन जाएगी, एक्स एक्स से लंबवत दूरी बन जाएगी। और किसी भी बिंदु के निर्देशांक के पास दो चीजें होंगी, एक परिणाम होगा और एक चिन्ह होगा। चिन्ह हमें क्यों कहाँ पे यूजफुल होगा, उस बिंदु का चतुर्थांश पता करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में, है ना। एक्स एक्स के ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं सबके लिए वाई निर्देशांक क्या रहने वाला है, प्लस रहने वाला है। एक्स एक्स के नीचे जितने भी बिंदु हैं उनके लिए वाई निर्देशांक माइनस रहने वाला है। इसी प्रकार वाई एक्स के दाईं ओर प्लस, बाईं ओर। ठीक है, दूसरा हमने देख लिया कि एक्स एक्स पे कोई भी बिंदु होगा तो उसका क्या होगा, उसकी एक्स एक्स उस पे तक पहुंचने के लिए हमें वाई एक्स पे चलना ही नहीं पड़ेगा, तो उसका वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार वाई एक्सेस पे उसका एक्स निर्देशांक जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी जो हमने पढ़ा ना एक्स कोमा वाई, ये क्या कहलाते हैं, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, यानी कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। किसी भी बिंदु के ये क्या कहलाते हैं, कार्तीय निर्देशांक।
ये फर्स्ट मेथड था प्लेन में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए कि हम एक्स एक्स से देख लें कि लंबवत दूरी कितनी है और वाई एक्स से लंबवत दूरी कितनी है, साथ में क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे कौन से चतुर्थांश में उस हिसाब से। अब दूसरा मेथड है बिंदु को दर्शाने के लिए जिसे हम बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, जो कि हमारे आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। ध्रुवीय निर्देशांक में हम क्या देखते हैं, ये हमारा समतल है जिसमें ये हमारी एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स हो गई। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, ध्रुवीय निर्देशांक में हम क्या देखते हैं, हम मूल बिंदु से इसको कनेक्ट कर देते हैं, मूल बिंदु से इसको जोड़ देते हैं। जैसे मूल बिंदु से हमने यहाँ पे एक रेखा बना ली। अब देखो ये रेखा इसके पास क्या होगी, इसकी एक दूरी होगी, ठीक है, और ये क्या करेगी, एक्स एक्स के साथ इसका कोई न कोई एंगल होगा। तो अब अगर हम इस पॉइंट को दर्शाएं, जैसे P अगर कार्तिकीय निर्देशांक में देखेंगे तो x कोमा वाई होगा, जहाँ पे x क्या रहने वाली है, वाई एक्स एक्स से लंबवत दूरी, और आपकी y क्या रहने वाली है, x एक्स से लंबवत दूरी। तो अगर हम x कोमा वाई में दर्शा रहे हैं तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए। अगर हमें इसे पोलर में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, r कोमा थीटा। तो हमारा r क्या हो गया, उस बिंदु की पॉइंट P की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, और थीटा क्या हो गया, रेखा ओ लाइन सेगमेंट ओपी की, ओपी का एक्स के साथ, एक्स एक्स के साथ क्या है, कोण है, ठीक है। आर हमारा क्या है, पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी है, थीटा क्या है, ओपी द्वारा एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें ये हमारा वाई है, ये दूरी और ये दूरी क्या, ये भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल क्या है, थीटा, ये दूरी आर है, ये दूरी वाई है, और ये क्या है, एक्स है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार हम टेन थीटा क्या बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बट्टा आधार, यहाँ पे हमारा लंब क्या है, वाई है, और आधार क्या है। तो यहाँ से हम थीटा भी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। तो हमारा पॉइंट अगर पी एक्स कोमा वाई है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कोमा थीटा। यहाँ पे आर हमारा क्या होने वाला है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होने वाला है, और थीटा बराबर क्या होने वाला है, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। ये कुछ नहीं होता, बिंदु को दर्शाने का दूसरा मेथड है कि कोई भी बिंदु है उसके मूल बिंदु से दूरी बता दो और उसका एक्स एक्स के साथ कोण बना दो, तो हम उस बिंदु को प्लेन में दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, थीटा जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा। आगे चल के हम देखेंगे जब हम प्रवणता निकाल लेंगे, बिंदु के पास हल रेखा आएगी तो उस टाइम हम देखेंगे कि थीटा हमारा कहाँ से कहाँ रहता है, 0 से पाई के बीच में रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना है थीटा हमारा 0 से 2 पाई के बीच में है, तो एंगल है हमेशा हमें क्या लेना है, धनात्मक वो एंटी क्लॉकवाइज लेना है और धनात्मक एक्सेस के साथ लेना है। जैसे अगर हमारा पॉइंट होता है यहाँ, तो हम इसको इससे मिलाते हैं, तो अब हमारा थीटा कौन बनेगा, ये। इसी प्रकार अगर एक्स हमारा होता कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा कौन बनता, ये पूरा बनता। इसी प्रकार अगर चौथे चतुर्थांश में होता तो थीटा ये ना बन के कौन बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार थीटा हमारा कहाँ से कहाँ रहने वाला है, 0 से 2 पाई। अब देखो अगर हमारा पॉइंट चला गया सेकंड चतुर्थांश, ठीक है, जैसे ही सेकंड चतुर्थांश में जाएगा ये हमारा बिंदु P हो गया। हालांकि इसके कोऑर्डिनेट माइनस में होंगे लेकिन दूरी तो हमें पता है, ये आज भी हमारी क्या रहेगी, x रहेगी। अगर P बिंदु के कोऑर्डिनेट के x कोमा वाई है, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं कि x 0 से बड़ा है और y भी क्या है, पॉजिटिव, या फिर हम a कोमा b ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, हम ले लेते हैं एक पॉइंट है, ठीक है, और माइनस ए कोमा बी है, जहाँ पे ए क्या हमारा पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स निर्देशांक ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एक्स निर्देशांक नेगेटिव, वाई निर्देशांक पॉजिटिव। तो चतुर्थांश कौन सा हो गया, सेकंड चतुर्थांश। ये हमारा पॉइंट आ गया कोई, है ना, पी आ गया, ए माइनस ए कोमा बी।
अगर पी आ गया माइनस ए, यानी इसकी एक्स एक्स से लंबवत दूरी जो होने वाली है ये हमारी एक्स है, और ये एक्स एक्स से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। वाई एक्स से लंबवत दूरी कितने जाएगा, अगर हम दूरी की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब इस केस में हमारा ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये आर हो गया। अब हमारा थीटा क्या होगा, ये होगा, है ना, ये थीटा होगा। अब हम थीटा कैसे निकालेंगे, हम थीटा निकालेंगे इस ट्राइंगल। हम थीटा ना निकाल के पहले क्या निकालेंगे, थीटा डैश निकालेंगे, और थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा डैश हो जाएगा। आर बराबर वही हमारा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगी हमें थीटा डैश में। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा और थीटा डैश क्या हो जाएंगे, बराबर ही आ जाएंगे, टेन इनवर्स वाई बटा। लेकिन अगर हम दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं या तीसरे चौथे की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले थीटा डैश निकालना है। थीटा डैश क्या होगा, आप जो इसके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दिए गए इनसे निकाल लो, और इनका क्या लेके निकालेंगे, मापांक लेके निकाल। जैसे ही हम मापांक लेके निकालेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए बटा बी। ये हमारा क्या है, थीटा डैश है, ये एंगल है। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा डैश, यानी पाई माइनस टेन इनवर्स ए बाई बी। तो सबसे पहले हमें पॉइंट डायरेक्ट कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट दिखाने से पहले हमें सबसे पहले उसका क्या देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि वो कौन से चतुर्थांश में है। पहले चतुर्थांश में है तो थीटा हमारा डायरेक्ट हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। लेकिन अगर सेकंड थर्ड या फोर्थ में है तो ये थीटा क्या है, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स क्या आएगा, वो हमारा थीटा ना आके क्या आएगा, ये वाला एंगल आएगा, जबकि थीटा हमारा क्या है, ये एंगल है। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड मेथड बना लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, थीटा डैश निकालना है। हमें कैसे निकालेंगे, हम जो इसके एक्स निर्देशांक दिया गया हमें कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, हमें नहीं पता एक्स प्लस है एक्स माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मापांक लेते हुए इसका थीटा डैश निकाल, ठीक है। फिर हम इसका क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा डैश ही क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा हमारा थीटा क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। इसी प्रकार अगर हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कंडीशन कैसी होगी, ऐसी होगी। थीटा क्या है, थीटा डैश हमारा क्या आएगा, ये आएगा, जबकि थीटा आपका क्या है, ये पूरा है। तो थीटा थीटा वो क्या बन जाएगा, पाई प्लस थीटा डैश बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम चतुर्थांश की बात करेंगे तो थीटा डैश तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, जबकि थीटा हमारा क्या है, ये है। तो फोर्थ चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश में थीटा हो जाएगा टू पाई माइनस, ठीक है। सबसे पहले हमें थीटा डैश निकाल लेना है, इसे हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा डैश, दूसरे में पाई माइनस थीटा डैश, चौथे में पाई प्लस थीटा, और लास्ट चौथे में सॉरी थर्ड में पाई प्लस थीटा, और लास्ट में टू पाई माइनस थीटा डैश। आर के केस में हमें कुछ नहीं करना, उसमें तो स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दिक्कत आएगी कहाँ पे, थीटा में निकाल। तो जब भी हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हो उन्हें पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना हो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, थीटा डैश निकालना है, जिसमें हम उसके निर्देशांकों का क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे, हम साइन नहीं लेंगे। फिर हम देखेंगे कौन से चतुर्थांश में। अगर आपका पहले चतुर्थांश में है तो आपका थीटा थीटा डैश ही बन जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा डैश, तीसरे में क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा डैश, और चौथे में क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस थीटा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा एक पॉइंट हम और देख लेते हैं यहाँ पे कि जब भी हमें क्वेश्चन में क्या हो, दूरी निकालनी हो, जैसे किसी भी पॉइंट का आर निकालना हो तो हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर हमें आर दिया हो और हमें उसे क्या करना, यूज करना हो, तो हम उसे प्लस माइनस के साथ यूज करेंगे। आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आर की दो वैल्यू लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमें क्या दे दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिया, जहाँ पे x की वैल्यू अब क्या हो गई हमारी, माइनस का √3, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस का। तो दो चीज़ें चाहिए, एक थीटा चाहिए, r चाहिए। r हमारा क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 वाई स्क्वायर, तो क्या आ गया 2r।
हमें पता चल गया कि 2 2 2 तो सब है, तो अभी थीटा भी निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, थीटा डैश निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा mod y बटा एक्स होगा। जैसे ही वहाँ आंक लेंगे माइनस साइन उड़ जाएगा, क्या बचेगा √3/1 बचेगा। टेन इनवर्स √3 हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी टेन रूट सॉरी कितना √3/2 पाई बाई, यहाँ गलती होगी ना, y निर्देशांक 1 है, x निर्देशांक √3 1/√3 है। जैसे 1/√3 आएगा तो ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई/6। अब ये तो हमारा क्या है थीटा डैश है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से ये आंसर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या देखना है, इसका क्वाड्रेट देखना है। क्वाड्रेट कैसे देखेंगे, एक्स निर्देशांक माइनस वाई निर्देशांक माइनस, दोनों माइनस कौन से में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट आएगा हमारा थीटा क्या बन जाएगा, पाई प्लस थीटा बन जाएगा। क्या हो जाएगा पाई+/6, क्या हो जाएगा 7 पाई/6। तो हमारा इसका पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक क्या होगा, आर कोमा थीटा, आर की वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू 7 पाई/6। हमारा करेक्ट आंसर ना कि बी होगा, जबकि सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी हम क्या निकाल रहे हैं, थीटा निकाल रहे हैं, सबसे पहले हमें थीटा डैश निकाल लेना है, उसके बाद हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। हमें क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई होगा, जो ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए इनके चिन्ह से पता चलेगा। अगर प्लस प्लस है तो पहला क्वाड्रेंट है, माइनस प्लस तो दूसरा, माइनस माइनस तो तीसरा, और प्लस माइनस तो चौथा। उसके अलावा पहले में थीटा डैश थीटा ही होगा, इसमें पाई-थीटा डैश, थर्ड में पाई+थीटा डैश, और इसमें 2 पाई-। अगर इतनी चीज़ें हमें याद है सिंपल, तो हम किसी भी दिए गए पोलर कोऑर्डिनेट को सॉरी कार्टेशियन ध्रुवीय निर्देशांक में बदल सकते हैं। किसको, कार्तिकीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में बदल सकते हैं। जैसे ही हमारे पास क्या हुआ, समतल में हमें पॉइंट दर्शाना आ गया। ठीक है, पॉइंट दर्शाने के हमने क्या देखे, दो मेथड देखे। एक था जिसमें हम क्या दर्शाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से दर्शाते हैं, है ना, कार्तिकीय निर्देशांक दर्शाते हैं। दूसरा क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट यानी ध्रुवीय निर्देशांक से दर्शाते हैं। इसमें किसी भी बिंदु के पास क्या होते हैं, दो निर्देशांक होते हैं, एक एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। प्रत्येक निर्देशांक के पास क्या होती है, दो चीजें होती है, एक वैल्यू होती है और दूसरा उसका क्या होता है, चिन्ह होता है। चिन्ह से हम क्या पता करते हैं, हम क्वाड्रेंट पता करते हैं कि कौन से चतुर्थांश में होगा। वैल्यू से हम क्या देखते हैं, हम अक्षों से लंबवत दूरी निकालते हैं, अक्षों से लंबवत दूरी। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या देखा हमने, किसी भी पॉइंट के पास क्या होंगी, दो चीजें होंगी। आर जो कि क्या होगी आपकी मूल बिंदु से दूरी, थीटा क्या होगा एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण, वो भी कैसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 2 पाई में होगी। वो भी हमने देख लिया। चारों चतुर्थांश में क्या होगा, इसमें थीटा का थीटा डैश, पाई-थीटा डैश, पाई+थीटा डैश और 2 पाई-थीटा डैश। थीटा डैश क्या होगा, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का मापांक लेते हुए जो हमारे पास एंगल आएगा वो हमारा थीटा डैश होगा, जिससे हम थीटा निकाल लेंगे। जैसे ही थीटा आएगा हमारा ध्रुवीय निर्देशांक आ गया। ये तो हमने सिंगल पॉइंट दर्शाना। अब इससे हम आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हो तो उनको हम उनके बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा निर्देशांक ज्यामिति में। मान लो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है। हम अब कार्तिकीय तल की बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। जैसे कोई बिंदु ये है, ठीक है, जिसके निर्देशांक है x1, y1। दूसरा है b, जिसके निर्देशांक है x2, तो सबसे पहले इनके बीच की दूरी को कैसे दर्शाएंगे, ए बी से। ए बी बोले तो ए और बी के बीच की दूरी है, जो कि क्या आने वाली है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं सबसे पहले, फिर प्रूव करके हम देख लेंगे। x2-x1 का होल स्क्वायर और y2-y1 का। जरूरी नहीं है आप x2-x1 ही लिखो, आप x1-x2 भी लिख सकते हो, प्लस y1-y2 का। इसमें कायदे से क्या किया हमने, इसके दोनों x निर्देशांकों का डिफरेंस लिया है और उसका स्क्वायर किया है, फिर y निर्देशांकों का डिफरेंस लिया है और उसका स्क्वायर करके फिर दोनों को ऐड करके रूट लिया। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो पहली चीज मैं बता देता हूँ, जब भी हमें दूरी निकालनी हो हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे।
जब हमें दूरी क्या है दी गई हो और उसे हमें क्या करना है क्वेश्चन में यूज करना है, तो हम हमेशा इसको प्लस माइनस के साथ यूज करेंगे। ठीक है, ये हर बार याद रखें। अब हम देखते हैं कि ये आया कैसे। सबसे पहले हम मान के चलते हैं, बस उसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट हमारे क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब x1 x2 y1 y2 सारे क्या है धनात्मक, सारे धनात्मक है। तो मान लेते हैं पॉइंट P या A यहाँ पे होगा और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B। A का निर्देशांक क्या है x1 y1, तो हमें पता है x क्या 1 क्या होती है लंबवत दूरी किससे y x से। इसी प्रकार ये दूरी क्या हो जाएगी y1 हो जाएगी। अब B के केस में देखें तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी y2 बन जाएगी और ये दूरी क्या बन जाएगी x2। ये हमने अभी जो पढ़ा वही हमने यूज किया है कि x1 क्या होगी इसका x निर्देशांक y x से लंबवत दूरी और y निर्देशांक x x से लंबवत दूरी। अब हम ये ट्राइंगल बना देते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं C है। तो अगर हम बात करें इस दूरी की तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी तो कितनी है x2 है और ये इतनी कितनी है x1 है। तो ये क्या बच जाएगी x2 माइनस x1 बच जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। A की उसके क्या है लंबवत दूरी कितनी है, अगर हम इसको D लें तो डी ए बराबर कितना है डी ए x1 है और डी सी किसके बराबर होगा, अगर इस पॉइंट को E लें ई बी के बराबर होगा, क्यों दोनों समांतर ही है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा x2 के बराबर। अब अगर हम ए सी चाहिए तो किसके बराबर होगा डी सी माइनस डी ए के बराबर। डी सी बोले तो x2 माइनस x1। इसी प्रकार ये पूरी दूरी y2 है, इसमें से अगर इतनी दूरी y1 माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी y2 माइनस y। हम क्या करते हैं त्रिभुज को अलग से बना लेते हैं। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये पॉइंट C हो गया। हमने देख लिया कि ये दूरी x2 माइनस x1 है और ये दूरी y2 माइनस y1 है। हमें कौन सी दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो R बराबर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का, जो कि फाइनली हमारा वही फॉर्मूला निकल के जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिक अपने डेफिनेशन काम लिए, किसी भी पिंटू पॉइंट का एक्स एक्स निर्देशांक क्या बताएगा वाई एक्स से लंबवत दूरी और वाई निर्देशांक क्या बताएगा एक्स से लंबवत दूरी। इसी प्रकार बी के केस में एक्स वाई एक्स से लंबवत दूरी x2 हो जाएगी और वाई एक्स से लंबवत दूरी y। तो ये दूरी आ जाएगी हमारे पास y2 माइनस 1, ये दूरी आ जाएगी x2 माइनस 1। ये दूरी चाहिए समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हमारा दूरी का फॉर्मूला निकल के जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कभी भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी। अब मान लो हमें बिंदु दे दिए जाए ऐसे कि जिनके जैसे मान लो बिंदु दिया हो a x1, 0 b x2, 0। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों बिंदु में क्या है y निर्देशांक 0 है। इसका मतलब y निर्देशांक बोले तो x x से लंबवत दूरी 0 है। x x से लंबवत दूरी 0 कब होती है, जब बिंदु x x पे हो। इसका मतलब दोनों बिंदु ही हमारे कहाँ पे x x पर। इस केस में अगर हमें दूरी चाहिए तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट x2 माइनस x1 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि x2 बड़ा है x1 से या x1 बड़ा है x2 से। हो सकता है ये आंसर क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, लेकिन हमें दूरी तो किस में चाहिए पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके साथ मापांक लगा देंगे। इस केस में दूरी क्या हो जाएगी मापांक x2 माइनस x1 या फिर मापांक x1 माइनस x2। तो यहाँ पे हमें जब भी हमें दिख जाए कि एक निर्देशांक क्या दोनों में 0 है तो दूसरे निर्देशांकों का डिफरेंस का मापांक ले लेना। इसी प्रकार अगर हमें बिंदु दिए जाते हैं 0, y1 और 0, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि x निर्देशांक दोनों के 0 है। x निर्देशांक क्या होता है y x से लंबवत दूरी, y x से लंबवत दूरी 0 का मतलब बिंदु y एक्सिस के ऊपरी स्थित है ना।
दोनों बिंदु का है वाई एक्सेस पर है। तो सेम जैसे हमने अभी देखा था उसी तरीके से ये दूरी भी क्या आ जाएगी, मापांक y2 माइनस y1 या फिर y1 माइनस y2। यानी जब बिंदु एक्स एक्स पे या वाई एक्सेस पे स्थित हो तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, उसके निर्देशांकों के बीच का, और उसका क्या ले लो, मापांक। अब ये तो था हमारा दूरी का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमारे कहाँ कैसे काम आ सकता है वो हम देख लेते हैं। जैसे पहले इसका एप्लीकेशन है सहरेखीय चेक करना। अगर हमें कोई तीन बिंदु दे दिए जाए तो हम दूरी के फॉर्मूले से बता सकते हैं कि वो तीनों बिंदु एक ही लाइन में है या फिर तीनों बिंदु एक लाइन में। अगर तीनों एक लाइन में है तो हम उसे क्या, उन्हें क्या बोलते हैं, तीनों बिंदुओं को सहरेखीय बोलते हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब सहरेखीय नहीं है। तो दूरी का फॉर्मूला इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, जैसे मान लो ये ए हो, ये बी हो, ये सी। हमने निकाला दूरी ए बी सी तीनों दिए गए तो ए बी निकाल सकते हैं दूरी के फॉर्मूले से। मान लेते हैं कितनी आई, मान लेते हैं दूरी आई d1। इसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, मान लेते हैं हमने क्या किया, ए और बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी और सी के बीच की दूरी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच की भी दूरी निकाल, मान लेते हैं वो क्या है d3। अगर इसमें से ये हो जाए कि ए बी प्लस बी सी, ये दूरी प्लस ये दूरी किसके बराबर हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब तीनों क्या है, एक ही रेखा में, एक ही रेखा में। लेकिन हमें नहीं पता होगा कि इसी क्रम में होंगे। हम क्या बोलेंगे, जनरल वे में बोलेंगे। हम जनरल वे में क्या बोलेंगे कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग कीजिए और वो किसके बराबर आ जाए, तीसरी दूरी के बराबर आ जाए। तो इस केस में हमारे तीनों बिंदु क्या होंगे, सहरेखीय। ठीक है, हमें क्या करनी है, हमें तीन बिंदु हैं, इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं दो दो के, जैसे ए बी बी सी और तीनों दूरियां निकाली हमने। फिर हमें देखना है कि इनमें से किन्हीं भी दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर है तो वो तीनों क्या होने वाले, सहरेखीय होने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार हम दूरी का फॉर्मूला यूज करके हम क्या बता सकते हैं कि दिए गए तीन बिंदु सहरेखीय हैं या नहीं है। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है, जब भी तीन बिंदु सहरेखीय होंगे तो इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। जब भी वो तीनों सहरेखीय नहीं होंगे तो जैसे ही सहरेखीय नहीं होंगे, जैसा भी बनेगा ये त्रिभुज। तो दो बिंदु ये है, दो बिंदु तो हमेशा सहरेखीय होते हैं। तीसरा बिंदु अगर इसकी रेखा पे नहीं आ रहा तो इससे इधर उधर होगा, जैसे ही इधर उधर होगा इसका हमेशा क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। जैसे ही इधर उधर होती त्रिभुज बन जाएगा। जैसे ही त्रिभुज बनेगा तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। हम त्रिभुज में हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज एबीसी है, उसके क्या दे रखे हो, शीर्ष दिए हो, उसके क्या दे रखे हो, शीर्ष दे रखे हो। अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करके हमारे पास फॉर्मूला है कि हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते अगर त्रिभुज है तो। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये तीनों बिंदु तो क्या है, सहरेख है। जैसे ही सहरेख होंगे इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज नहीं बनेगा तो कोई क्षेत्रफल नहीं आएगा, क्षेत्रफल नहीं आएगा तो ये डेल्टा 0 हो जाएगा। डेल्टा 0 होने का मतलब ये डिटर्मिनेंट 0। ये दूसरा मेथड है सहरेख चेक करने का। हालांकि इसमें दूरी के फॉर्मूले का कोई यूजफुल नहीं है। हम किससे ही बताते हैं, ये थोड़ा सा क्या कंपेरेटिवली इजी पड़ता है। हमें तीन फॉर्मूले नहीं निकालने पड़ते, हमें एक डिटर्मिनेंट ही सोल्व करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहता है। हम सहरेख की बात कर रहे थे तो हमने ये भी यहीं पे डिस्कस कर लिया। सहरेख चेक करने के लिए क्या करो, तीनों के बीच की दूरियां निकाल लो और उसमें से देख लो किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर है तो इसका मतलब वो सहरेख है। या फिर क्या करो, उन तीनों निर्देशांकों से एक डिटर्मिनेंट बनाओ, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु सहरेख है। जैसे ये एग्जाम्पल है, तीन बिंदु दे रखे, हम देख रहे हैं कि तीनों में एक चीज क्या फंसी पड़ी है, अननोन। कौन, के फंसा है। जब भी हमें ऐसे पता हो कि जितने अननोन उतनी हमें समीकरण चाहिए, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक समीकरण चाहिए। समीकरण के लिए इसने क्या बोल दिया, सहरेखीय। तो सहरेखीय है तो इनमें से, अब देखो यहाँ पे फिर वो दूरी वाला फॉर्मूला फंस जाता है।
क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता किन दो दूरियों को तीसरी के बराबर करना है ना, क्योंकि के हमारे पास अननोन है। तो इस केस में हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट वाला मेथड काम आएगा, जिसमें हम डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। डिटर्मिनेंट जीरो मतलब त्रिभुज का इन तीनों शीर्षों से बनकर मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो कर देंगे। तो जैसे ही जीरो करेंगे हमारा डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखेगा, के 2 माइनस 2k 1 माइनस k प्लस 1 2k 1 माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k। और इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, जीरो। हमें पता है सारणिक जब हम पढ़ते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जब हम पढ़ते हैं, तो किसी भी सारणिक को हम डायरेक्ट सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम उसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई करें, चाहे रेखाओं पर अप्लाई करें चाहे कॉलम पे स्तंभ पे अप्लाई करें। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी भी कॉलम या रो में कुछ जीरो बन जाए ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे ही हम इन दोनों रो को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो बनने के लिए रेडी है ना। इसी प्रकार अगर 1 में से इस 1 को भी माइनस कर देंगे तो भी यहाँ पे जीरो बनने के लिए रेडी है। जैसे ही दो जगह जीरो बनेगा हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये अब डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बन चुका है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन सही नहीं है। जैसे ही हमने डिटर्मिनेंट जीरो किया, कोऑर्डिनेट का काम खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब ये सारणिक का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरी रो पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, R2 में से R1 माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार तीसरी रो पे एक ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं। जैसे ही करेंगे तो अपनी R1 तो एज इट इज ही रहेगी। जैसे R2 में से क्या करेंगे, माइनस R1 करेंगे, तो यहाँ माइनस का 2k प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ पे 4k माइनस 2 बन जाएगा और ये जीरो बन जाएगा। इसी प्रकार R3 माइनस R1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 2k बनने के लिए रेडी है। और जैसे यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ जीरो। अब हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे दो जीरो बन जाए, तो हम तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जिसमें हमें पता है हर अवयव के साथ उसका क्या यूज चुका है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू, तो 1 से कर रहे हैं तो ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। ये क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2k प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 4k माइनस 2k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2k बराबर। आइए आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना होता होगा। हम क्या करें, किसी भी स्तंभ या रेखा या कॉलम या पंक्ति के सापेक्ष हम बोल सकते हैं। प्रत्येक अवयव का क्या होगा, उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनमें तो ये कुछ जीरो है तो इसको तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके सेकंड से। सेकंड कैसे आएगा, इस रो और कॉलम को छोड़ने पे जो बचा उसको सोल्व करके, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन गया ये, एक तो ये 4 इंटू 1 माइनस 2k आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से जैसे ही हम कॉमन ले लेते हैं -2, तो ये भी 1 माइनस 2k बनने के लिए रेडी है। तो ये 4 इंटू 1 माइनस 2k तो है ही हमारा। उसमें से हम क्या करते हैं, दोनों में से यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से तो -2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से भी माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही बाहर आएंगे तो -4 बचेगा यहाँ पे, तो और ये बन जाएगा हमारा क्या, 1 माइनस 2k और ये 2 प्लस, ये बन गया 1 माइनस 2k और ये बन गया k प्लस 2 बराबर 0। पूरे में से क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 2k कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ बचेगा 1 माइनस k माइनस 2 बराबर 0। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से k की वैल्यू आएगी, एक तो -1 और एक आएगी k की वैल्यू 1/। अब अगर हम ऑप्शन ध्यान से देखें तो ऑप्शन में हमारे पास -1 या 1/2 है और दूसरा -1 है। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये आंसर तो नहीं होने वाला। अब देखो, अब हमें क्या है, यहाँ पे दोबारा इन वैल्यू को रख के देखना है कि आंसर क्या होगा। जैसे ही हम वैल्यू को रख के देखेंगे, ठीक है, जैसे के बराबर क्या रखा, -1। जैसे ही -1 रखेंगे पॉइंट बन जाएगा -1, 4
2, और -3, तो 3 अलग अलग पॉइंट है और इन के की वैल्यू के लिए डेल्टा 0 हो रहा है, तो ये शेयर हो सकते हैं। तो के की वैल्यू -1 हमारी हो सकती है। दूसरी वैल्यू क्या है, के बराबर 1/2। जैसे ही 1/2 रखेंगे, पहला पॉइंट बनेगा 1/2, 1, दूसरा बनेगा 1/2, 1। तो यहीं पे हमारी गाड़ी फंस गई। दोनों पॉइंट क्या बन गए, समान बन गए। 3 पॉइंट बचे ही नहीं। शेयर रेख की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होने चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए। 3 पॉइंट अलग अलग हो रहे होंगे तभी तो हम शेयर रेख की बात करेंगे, लेकिन इस केस में तो क्या हुआ, पॉइंट ही दोनों एक ही जगह आ गए, फिर तो शेयर रेख की कोई बात बची नहीं। इसका मतलब के बराबर 1/2 आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग पॉइंट बन ही नहीं रहे। तो इसका केवल आंसर क्या होगा, ए बराबर -1 होगा। तो ऐसे हमें वापस क्वेश्चन में वैल्यू रख के भी देखनी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन शेयर रेखिया का क्वेश्चन है। हम क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट को, डेल्टा को 0 करेंगे। जैसे ही 0 करेंगे, डिटर्मिनेंट बनेगा T1 2AT1 प्लस AT1 क्यूब, और क्या आ जाएगा T2 2AT2 प्लस T2 क्यूब, T3 2A3। इसको क्या करना है, 0 करना है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी। और किसी एक रो या कॉलम में कोई एक से ज़्यादा अवयव प्लस या माइनस में, तो हम पूरे मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्सों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहला बनेगा T1 T2 T3। ये दोनों आपके कॉलम तो हर बार क्या रहने वाले हैं, सेम रहने, जिसमें वो तो सेम रहने वाला। इसमें क्या होगा, ये हो गया, एक डिटर्मिनेंट में चला जाएगा, ये दूसरे में चला। इसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा, 2AT2 T2 क्यूब, 2AT3 T3 क्यूब। यहाँ पे डायरेक्ट इसको ओपन करने की कभी भी भूल मत करना, क्वेश्चन बहुत लेंदी चला। यहाँ डिटर्मिनेंट की हमें प्रॉपर्टी का यूज करनी है। जब किसी भी रो या कॉलम में एक से ज़्यादा हुए समेशन में दे रखे हो, तो हम उस डिटर्मिनेंट को उतने जितने हुए समेशन में, जैसे क्या है, प्रत्येक में क्या है, दो दो हुए समेशन में, दो दो हुए के समेशन में, तो हम भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से 2A कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉमन आएगा, ये दोनों कॉलम क्या होंगे, इक्वल बन जाएंगे। हमें बताया किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम एक होती है, ये पूरा आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा, दे दे। फिर हमारे पास बचेगा सिर्फ सोल्व करने के लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ डिटर्मिनेंट क्या बचा, T1 T2 T3 और T1 क्यूब T2 क्यूब T3 1 1, ये पूरा 3। अब हमें पता है दूसरे में से क्या है, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉलम में इनको आपस में हम चेंज कर सकते हैं, हमें पता है। हम कॉलम को आपस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, कौन होगा, ये सारणिक 0 होगा, 0। तो सारणिक को 0 करना है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बजाय हमें कुछ स्टैंडर्ड, हम डिटर्मिनेंट में कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट जिनकी वैल्यू हमें डायरेक्ट याद हो तो हमारे लिए अच्छा। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इससे इसकी तुलना करें तो हमारे पास a बराबर क्या है, T1, b की वैल्यू क्या है, T2, c की वैल्यू क्या है, T3। तो इसकी सोल्व होकर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1 इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0। अब क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है कि T1 T2 बराबर, T1 T2 T3 आपस में बराबर नहीं। तो हमें पता है ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, ये भी 0 नहीं बनेगा, ये भी 0 नहीं बनेगा। तो 0 कौन बनेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0। करेक्ट आंसर।
कुल मिला के इससे आगे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ लिया, एक तो समेशन प्रॉपर्टीज पढ़ ली, किसी भी एक रो या कॉलम में एक से ज़्यादा हुए समेशन के रूप में दे रखे हो तो उतने ही नंबर ऑफ में हम क्या लिख सकते हैं, सारणिक के सॉरी डिटर्मिनेंट के अवयवों के रूप योग के रूप में लिख सकते हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा कि अगर दो रो या कॉलम एक जैसे हो तो सारणिक की वैल्यू 0 आती है। तीसरा हमने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को भी यहाँ पे डिवाइड कर लिया डिटर्मिनेंट को, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि अगर हमें 3 बिंदु दिए गए हो तो हम दूरी का फॉर्मूला यूज करके क्या बता सकते हैं, सहरेखीय। इसमें दूरी के फॉर्मूले से ज़्यादा हमारे क्या काम आता है, डिटर्मिनेंट आता है। अगर बिंदु वैल्यू दे रखी हो तो दूरी वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या दे रखा हो, एक वेरिएबल दे रखा हो, उसकी वैल्यू चाहिए तो डेल्टा बराबर 0 करके हमें उसे सोल्व करना है। तीसरा हम क्या बता सकते हैं, अगली इसकी एप्लीकेशन है कि त्रिभुज हो तो हम बता सकते हैं कि वो त्रिभुज कैसा होगा, कब होगा, ठीक है। तो जैसे हमें 3 बिंदु दिए हो ए बी, हमने क्या किया, तीनों दूरियां निकाल ली, ए बी बी सी, और जैसे हम सहरेख में देख रहे थे किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर मिल जाए। त्रिभुज की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी से हमेशा बड़ा। दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा। दो भुजाओं का योग कहाँ से आएगा, ये रही भुजाएं, तीनों भुजाएं निकाल ली हमने, इनमें से कोई भी दो भुजाएं उठाओ और उनका योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है तो वो त्रिभुज होगा। तो ऐसे दूरी का फॉर्मूला यूज करके हम बता सकते हैं कि त्रिभुज है या नहीं। अब इसके बाद हम आगे भी बता सकते हैं, अगर तीनों भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हमारा त्रिभुज क्या होने वाला है, समबाहु त्रिभुज होने वाला है। अगर कोई भी दो भुजा समान है, दो भुजा समान है तो हमारा त्रिभुज क्या बन जाएगा, समद्विबाहु बन जाएगा। इसी प्रकार अगर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रही है तो वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार दूरी के फॉर्मूले से हमारे पास भुजाएं आ जाएंगी, भुजाएं आ जाएंगी तो हम बता सकते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज होगा कि नहीं। त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। जैसे तीनों भुजाएं आ गई, तीनों बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है। कोई भी दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। पाइथागोरस में अप्लाई हो रही है तो समकोण त्रिभुज है। उसके अलावा हम ऑब्ट्यूज और एक्ट्यूज त्रिभुज भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, हमें पता है कोई भी एंगल अगर उसमें कोई भी एक एंगल क्या है 90 डिग्री से बड़ा है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, ऑब्ट्यूज त्रिभुज। अगर उसमें सभी एंगल 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं तो वो कैसा होगा, हमारा एक्यूट त्रिभुज होगा। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास भुजाएं आ गई, मान लो ए बी को, ए बी बी सी सी ए को ए बी सी लिख दिया हमने, ठीक है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, ये भुजा ए हो गई, ये भुजा बी हो गई, ये सी। तो हमें कोसाइन फॉर्मूला याद है, कोई भी एंगल निकालना है, कोस ए बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बटा 2bc। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो हम क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। अब हमें पता है कोई भी त्रिभुज 90 डिग्री से बड़ा है, एंगल 90 डिग्री से बड़ा, हम कौन से चतुर्थांश में आ गए, सेकंड में। सेकंड में हमें पता है कोस हमारा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इसका मतलब जो कोस ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। कोस ए की वैल्यू लेस देन मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर से छोटा। अगर ये कोई आप देखो ये घुमा फिरा के हम किस पे ले आए, हम भुजाओं पे ले आए। भुजाएं मतलब दूरी का फॉर्मूले से आती है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कोई भी दिया गया त्रिभुज क्या है आपका, ऑब्ट्यूज है या नहीं। तो ऑब्ट्यूज होने के लिए क्या चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है तो ऐसा त्रिभुज क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज नहीं है तो क्या होगा, अक्यूट होगा, ठीक है। अब आप ध्यान रखना कि सबसे पहले हम त्रिभुज के बेसिक में हमने बताया कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि त्रिभुज के लिए तो हमने बड़ा बताया था और यहाँ पे हम जब ऑब्ट्यूज त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हम छोटे की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या देखना है कि किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या आ जाए, तीसरी से छोटा आ जाए। इस केस में क्या होगा, कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा।
एंगल 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज त्रिभुज हो जाएगा। तो ये था ट्राइंगल में तीन बिंदु दिए हुए, तो दूरी फॉर्मूला से एक पॉसिबिलिटी क्या है, सहरेखीय हो जाए। दूसरा हमारे पास क्या है, त्रिभुज बना जाए। त्रिभुज में भी हम तीनों भुजाओं से बता सकते हैं कि समबाहु होगा या समद्विबाहु होगा या फिर समकोण होगा। उसके अलावा हम क्या बता सकते हैं, उनमें से कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब हमारा त्रिभुज क्या है, ऑब्ट्यूज त्रिभुज है। अगर ऑब्ट्यूज नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक्यूट। ये इतनी चीजें हम त्रिभुज में बता सकते हैं, किससे, दूरी का फॉर्मूला यूज करके। जैसे ये तीन बिंदु दिए गए हमें और पूछ रखा है कि क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु के शीर्ष है। तो सबसे पहले हमारी क्या कंडीशन होगी कि हम क्या निकाल लें, इनकी दूरियां निकाल लें। जैसे ए को ले लिया 1,2, बी को ले लिया 2,3, सी को ले लिया 3, तो सबसे पहले हमारा क्या डेफिनेशन है हमारी कि दूरियों का, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, हमेशा तीसरी से बड़ा। अब हमें ध्यान रखना है, जैसे हम सहरेखीय की बात करते हैं तो सहरेखीय में क्या है कि एक भी कॉम्बिनेशन मिल गया ना कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बराबर है तो सहरेखीय होगा। त्रिभुज में क्या होगा, किन्हीं भी दो भुजाएं उठा लो आप, कोई भी दो भुजाएं उठाओ आप, जरूरी नहीं है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, किन्हीं भी दो भुजाएं आप उनमें से उठाओ और तीसरी से बड़ी है तो वो त्रिभुज होगा। ठीक है, जैसे हम ए बी निकालने बैठे तो ए बी क्या हो जाएगा, 1+1 बराबर √2, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1+1 √2। इसी प्रकार ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √8 यानी 2√2। अब अगर हम ध्यान से देखें कि दो भुजाओं का योग किसके बराबर आ रहा है, तीसरी भुजा के बराबर क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। तो ये कोई भी त्रिभुज नहीं बनाने वाली, ये तो क्या है, सहरेख। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, और। तो सबसे पहले तो त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें देखना है कि त्रिभुज बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो इसे हम कैसे बता सकते हैं, या तो डेल्टा बराबर 0 करके देख लो, अगर डेल्टा 0 हो रहा है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, अगर डेल्टा 0 नहीं हो रहा तो त्रिभुज बनेगा। अगर डेल्टा 0 नहीं हो रहा तो फिर देखो कि उसकी भुजाओं में से तीनों भुजाएं बराबर है या नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें डेल्टा देखना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले दूरियां निकाल के देख लिया, दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ गया तो सहरेखी हो गई। या दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इसका डेल्टा निकाल सकते हैं। डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 3 4 और 1 1। जैसे इसको ओपन करेंगे, मान लो इस रो के सापेक्ष ओपन कर देते हैं तो 1 इंटू 3-4 -2 इंटू 2-4 प्लस 3 इंटू 2-3, ये हो गया -1 और ये हो गया हमारा प्लस का 3 बराबर। डेल्टा 0 आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज है ही नहीं, ये तो सहरेख बिंदु है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि समतल में कोई भी पॉइंट कैसे दर्शाना है, उसको दर्शाने के दो मेथड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या दर्शाएंगे हम कि वो एक्स एक्स से कितनी दूरी लंबवत है उसकी और वाई एक्स से कितनी लंबवत दूरी है, प्लस उनका साइन क्या है, साइन से चतुर्थांश आएगा और लंबवत दूरी से उसकी लोकेशन। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या देखते हैं, मूल बिंदु से दूरी देखते हैं और एक्स एक्स के साथ उसका एंगल। थीटा निकालना हमने देख लिया था। सबसे पहले हमें थीटा डैश निकालना है, जिसमें हम क्या लेंगे, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का मापांक लेंगे। अगर पहले में तो थीटा डैश हो जाएगा, दूसरे में पाई माइनस थीटा डैश, तीसरे में पाई प्लस थीटा डैश और चौथे में 2 पाई माइनस थीटा डैश। फिर हमने क्या देखा कि दो बिंदु हो तो उनके बीच की हम दूरी निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगी हमारी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y। फिर हमने इसकी एप्लीकेशन देखी कि दूरी के फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि तीन बिंदु सहरेखीय है या फिर वो तीन बिंदु क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज भी बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, वो भी हम बता सकते हैं कि समबाहु बनाएंगे या फिर द्विबाहु बनाएंगे या फिर समकोण बनाएंगे। जैसे ही बुझाएंगे कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे,
कोसाइन फॉर्मूला से हमने एक मेथड निकाल लिया कि किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से क्या है छोटा है तो उस केस में ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज त्रिभुज। ठीक है। अब अगला हम इसके बाद अगली एप्लीकेशन में देखेंगे कि हमारे पास अगर 4 पॉइंट आ जाए तो वो मिलके क्या बनाएंगे, वो भी हम दूरी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि वो क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे क्या वो आयत बना सकते हैं क्या वो समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं या फिर वो सम चतुर्भुज बना सकते हैं। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।